सब आपने निज़ाम इंसाफ की बात की, मैशत से मुतालिक भी सवाल है, उनकी तरफ आती हूँ। मगर आपने जब निज़ाम इंसाफ की बात की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो हुक्म जारी किया है लापता अफराद के हवाले से कि उनके हवाले से रिपोर्ट पेश की जाए 9 सितंबर तक, वरना वज़ीर आज़म को बुलाया जाएगा और वो पेश होंगे। कोई पेशरफ्त होगी आपको लगता है? उन्होंने ये नहीं कहा रिपोर्ट पेश की जाए, उन्होंने कहा लापता अफराद को पेश किया जाए, लापता अफराद को पेश किया जाए। ऐसा हुक्म कभी किसी अदालत ने इस तरह सख्ती के साथ नहीं दिया होगा शायद, वरना 10 सितंबर को वज़ीर आज़म साहब खुद पेश हों। जी, अटारनी जनरल साहब से भी कहा जब 25 मई को समाअत हो रही थी कि आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है। अब लापता अफराद का मामला है बड़ा पेचीदा, इतना सादा मामला नहीं है। यानी एक तरफ तो ये है कि अगर एक बेगुनाह भी उठाया जाता है और गायब किया जाता है तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, छोटा सा जुल्म नहीं है, बहुत बड़ा जुल्म है। और ये वही लोग कर सकते हैं जिनको कोई इस बात का ख्याल ना हो एक दिन उन्होंने मरना है, खुदा के पास जाना है। और कानून का तो खौफ खैर है ही नहीं, कानून तो कहीं नाफज है ही नहीं। पुलिस जो है वो अपना हुकूमतों के हुक्म पे और रियासत के हुक्म पे वो काम करती है, वो इंसाफ देने के लिए थोड़ी बैठी हुई है पुलिस। और अदालतों का हाल ये है कि 130वें नंबर पे हैं और जजों की तादाद 1000 कम है और मॉनिटरिंग का कोई निज़ाम नहीं है और इंतखाब का निज़ाम दुरुस्त नहीं है। और अगर जज अच्छे भी हैं, ऐसे जज भी हैं ज़रूरतमंद हैं, सही फैसले करते हैं, तो उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। अमला रिश्वत लेता है, तफ्तीश करने वाला ठीक तफ्तीश नहीं करते। ये आप देखा दुआ जोहरा का केस जो है वो कितना अरसा चला, ये इतना अरसा चलने वाला केस है। और अभी भी मैं पसमानदा अफ्रीकी ममालिक में देख के आऊँ 3-4 दिन में इस तरह की चीज़ों का फैसला हो जाता है। और ये पाकिस्तान है वो उनसे तो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, उनसे तो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो यहाँ हर चीज़ जो है वो लटकती रहती है। तो वो अपना देखिए, कुछ लोग हैं जो निज़ाम इंसाफ दे चुके हैं नहीं। 1100 आदमी जनरल बिलाल के दौर में 1100 टेररिस्ट गिरफ्तार किए गए, मुल्ज़म जो थे, मुल्ज़म ठीक ठीक इनकी तफ्तीश करनी थी। 400 को अदालतों ने छोड़ दिया। मुझे खुद एक जज ने कहा, मुझे दुबई एयरपोर्ट पे इत्तफाक से, वो भी इसी फ्लाइट से गए, मैं भी उसी फ्लाइट से गया, एक मजहबी जमात का उनका पस मंजर था। उन्होंने कहा भाई मैं तो छोड़ देता हूँ, उनको हमदर्दी से तालिबान थे। मैं इतना हैरान हुआ कि मैं उनसे कोई बात ही नहीं कर सका। अब जज साहब आप क्या कह रहे हैं, टेररिस्ट को कैसे छोड़ सकते हैं? 400 टेररिस्ट जो है अदालतों ने छोड़ दिए। सही। ये जो हैं अपना वो उज़ैर साहब, उज़ैर बलोच जी, वो कितने मुकदमों में बरी हो चुके हैं? हर एक के बाद दूसरे मुकदमे में बरी है कि कुछ लोग कसूरवार हैं, कुछ लोग कसूरवार हैं। लेकिन असल बात यह है कि अच्छा कुछ लोग अफगानिस्तान में हैं, वो भी शामिल कर लेते हैं। ये कुछ लोग कहीं छुपे हुए हैं, कुछ बैरून मुल्क, उनको भी शामिल कर लेते हैं। एक ज़माने में वो भत्ता वसूल करते थे, वो भी ज़ाहिर है जो भत्ता वसूल करते थे और जिन्होंने लोगों को कत्ल किया है वो भागे हुए हैं, छुपे हुए हैं। लेकिन बहरहाल ये क्या इलाज है कि किसी को बताए बगैर उठा लिया जाए? भाई जब तक किसी शख्स पे जुर्म साबित नहीं होता वो मासूम है। ठीक है। हजरत उमर को वो कह के गया आदमी जिसने बाद में उन्हें शहीद किया, अबू लौला फैरोज ने, कि मैं, उन्होंने कहा एक चक्की बना दो, ये हवा से चलने वाली चक्की। उसने कहा मैं ऐसी चक्की बनाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी। तो उन्होंने कहा कत्ल की धमकी दे गया है? अब हज़रत उमर की जान से ज़्यादा तो कीमती जान कोई नहीं थी उनके दौर में, उनके दौर की बात कर रहा हूँ। उनसे पहले तो जनाब अबू बकर थे और उनसे पहले जनाब रसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो एक आदमी हज़रत अली, उन्होंने उनको जंग में जाने नहीं दिया था। एक दफ़ा जंग में जाना चाहते थे कि हुजूर आप जब चले गए तो बनेगा क्या इस्लाम का? तो जनाब अली करमुल्लाह वजह ने तो उनका कत्ल की धमकी दे गया। लोगों ने कहा पकड़ लें। उनका पकड़ें कैसे, पकड़ें कैसे? उसने तो ये कहा ऐसी चक्की बनाऊंगा जो दुनिया याद रखेगी। ठीक है, तो जब तक जुर्म सरजद ना हो तो निज़ाम इंसाफ तो कोई है नहीं, वरना आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क ठीक हो, निज़ाम इंसाफ ठीक हो, चलिए आप उस आदमी को महदूद कर दें घर की 4 दीवारी में। सही, ठीक है, उसकी निगरानी करें। उठाने का क्या मतलब है? ठीक, कुछ भी नहीं होगा।
अच्छा, अदालतों की लिमिटेशंस होती हैं, अदालतें हुक्म दे सकती हैं, अदालतों के पास कोई फौज तो नहीं होती, कोई पुलिस तो नहीं होती, सही, ठीक, जो उनके कहने पर नाफज करते हैं। बहरहाल ये एक जुर्रतमंदाना इक़दाम है, इसकी तहसीन करनी चाहिए। जो भी जज कोई अच्छा फैसला करे वो भाई निज़ाम इंसाफ बनाओ, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और उसके बगैर तो जी हो सकता ही नहीं। और मैं एक बात और आपसे कहूँ जी, जनरल पर्सपेक्टिव में एक और बात कहूँ, वक्त आ गया है कि फैसले सादर करने होंगे, मुल्क के मसाइल हल करने होंगे। अब हम वहां पहुंच गए जहां ना आपको कर्जे मिलेंगे, थोड़े बहुत मिल जाएंगे, फिर क्या करेंगे? 6 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में, शायद 2-3 महीने में वो खत्म हो जाएंगे। तो करेंगे क्या? 160 रुपए की सब्सिडी, क्या आप बात कर रहे हैं? ठीक है, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब तो कह रहे हैं सब्सिडी नहीं दे सकेंगे। सही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात सुने, मिफ्ता इस्माइल को छोड़े, मेरी बात सुने, मैं आपको बता रहा हूं, पेट्रोल की राशनिंग होगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरा अंदाजा है वैसे, भाई आप कहां से पेट्रोल मंगवाएंगे? $22 बिलियन का तो पिछली दफा था, और इस दफा तो इतनी तेजी से महंगा हो रहा है। एक बात माहिरीन ने तो कहा $300 तक जा सकता है। फिर आप क्या करेंगे? कफायत शारी करनी होगी, हुक्मरान को महल्लात खाली करने होंगे, हरम सरा में ना होंगे, हरम सरा वाले गरीब रहेंगे गरीब खाने में। ये मिडिल क्लास तो पहले ही तबाही का शिकार है, और गरीब आदमी के पास तो खाने के लिए नहीं है। लेकिन ये सिलसिला इस तरह चला नहीं करता, कोई धमाका हो जाएगा, कोई बड़ा वाक़या हो जाएगा, इस तरह नहीं हो सकता। ये याशी अशराफियों ने जितनी करनी थी कर ली, फैसले करने का वक्त आ पहुंचा। सही है, ठीक है। फैसलों के अंदर जो चीजें कारामद साबित हो सकती हैं अरुण साहब, वो तो सब के सब दम तोड़ती जा रही हैं। तिजारती खसारा पाकिस्तान का इतना ज्यादा बढ़ गया है, वो कैसे कम होगा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री से इतनी ज्यादा उम्मीदें थी, वो उम्मीदें सब दम तोड़ती चली गई। सारी बुनियादी पॉलिसियां, हाँ, और नहीं, सारी बुनियादी पॉलिसियां रिविजिट करनी होंगी। एक मेरी बात याद रखें, मायूसी से बड़ा कोई गुनाह रुए जमीन पर नहीं है। एक कौम को मायूस कर दें आप, या एक इंडिविजुअल को, या एक ग्रुप ऑफ पीपल को, फिर कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ एक सूरत है, मसले का हल तलाश किया जाए। बार बार आपको मैं आइंस्टाइन का कॉल सुनाता हूं, उसने कहा था मैं दूसरों से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूं, लेकिन मैं सवाल को छोड़ता नहीं। मसाइल हैं तो मसाइल का हल भी मौजूद है ना। वो जो 50% ब्लैक इकोनॉमी है, वो ब्लैक क्यों है? फौज मौजूद है, FBI मौजूद है, पुलिस मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, ये सब कुछ है। किस लिए है ये सब कुछ? अच्छा, इतना बड़ा रियासती ढांचा, जहां एक अफसर होता था पुलिस का, वहां 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं। ये किस लिए है? आपको फैसले करने होंगे। ये जो सब्ज बाग दिखा रहे हैं ना हमें सियासतदान, सारे सब मारे जाएंगे, सब फलाफ, यानी पॉलिटिकली। ठीक है, ठीक है। एक तो मारे जाएंगे, ये नहीं हो सकता, इस तरह चल ही नहीं सकता। ठीक है, आपने पहले हिस्से में 2 अफसरान के पेंशन के हवाले से भी चीज़ सामने रखी थी, क्या कुछ हो रहा है? ब्रिगेडियर्स रैंक में क्या कोई तरक्की हो रही है? क्या तकर्रुर तबादले कुछ फैसलों की सिमत का तयन करते हैं? और एक और सवाल जो दंडे में नहीं आ रहा, एक्सटेंशन होगी कि नहीं होगी? नहीं, एक्सटेंशन का तो चूंकि मुझे पता नहीं है, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, मुझे मालूम नहीं है। जो चीज़ मालूम ना हो उस पर तबसरा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये काइट फ्लाइंग नहीं करनी चाहिए, ऐसे ही एक गैस सनसनी फैलाने के लिए कर दें। हमने मीडिया के लोगों ने बड़ी तबाही फैलाई है। ये सोशल मीडिया का अजाब बाद में आया है, पहले हमने किया। मुझे याद है एक वक्फे में उसने कहा, एक अपना एंकर ने, कि कोई मज़ा नहीं आ रहा अरुण साहब। तो मैंने ऐसे मजाक में से कहा लड़ाई कर दें, लड़ाई कर दें। उसने कहा अगर कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं तो उसका मुँह ही देखता रह गया। ये हमने शुरू किया ना, सोशल मीडिया ने उसकी पैरवी की है। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया गैर जिम्मेदार है, जो कि वो है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी गैर जिम्मेदार है, झूठी खबरें रोज छपती हैं, रोज नशर होती हैं, कोई किसी का हामी है, कोई किसी को हामी है, किसी का। वो चलो, हमारे तो इंसानी फितरत है, किसी न किसी की करेगा, लेकिन कुछ वाकयात की रिपोर्टिंग में तो सच्चाई को कोई सच का ख्याल रखो। अल्लाह के बंदो, मर जाना है किसी दिन, खुदा के पास जाना है। आदमी का कोई ज़मीर भी होता है। पता नहीं है लोग रात को सोते कैसे हैं, झूठ बोल बोल के, गालियां दे दे के, हैं जी, अपने आकाओं की खुशामद कर कर के। खुदा जाने क्या मखलूक पैदा हो गई है।
अच्छा ठीक है, इमरान खान साहब के जलसों के ऊपर आऊँगी मैं, और उन साहब के उनका क्या असर होगा कितना नहीं होगा। मगर मरियम साहबा इतना दर्द दिल है कि वो कहती हैं कि मेरे बस में हो तो सब कुछ मैं अपनी आवाम के कदमों में लाकर रख दूँ। ये क्यों कहती हैं कि नवाज शरीफ का उम्मीदवार है? उम्मीदवार तो पार्टी का होता है, नवाज शरीफ साहब का उम्मीदवार कहाँ से हो गया? अच्छा, जो पहली बात उन्होंने कही ना, कदमों में ला के रख दूं, तो किसने रोका है? एक अंदाजे के मुताबिक उनकी कम अज कम मिनिमम 3-4 बिलियन डॉलर उनकी एसेट्स हैं। वो सिर्फ इतने ही करें कि वो ले आए, अब तो उनकी हुकूमत है, कानून पास कर लें कि बाहर से जो आदमी पैसे लाएगा वो भी ले आए, जरदारी साहब भी ले आए, और भी जिन के हैं, मतलब यही इन्हीं दो के तो नहीं हैं, वो ले आए या इन्वेस्टमेंट कर दें। अगर इस मुल्क में 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो जाए तो इसकी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। उन्हें रोका किसने है? लेकिन ना, पानी पीने के लिए उनके पास एक बहुत कीमती गिलास है, ठीक है, उन्हें पता है ये, अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, और मुझ पे और आप पे भी उसका इतलाक होता है, सिर्फ उन्हीं पे नहीं होता। दूसरों को हम नसीहत करें और खुद उस पर अमल न करें। जिस बस्ती में कोई भूखा सो रहा, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत का जिम्मेदार नहीं है। और हमारी बस्तियों में कितने लोग भूखे सोते हैं, और कितनी हमें फिक्र है हमारे मोहल्ले में कोई भूखा है, किसी को। अगर रेडियो का मुलाजिम मेरे मोहल्ले में रहता है और मैं जानता हूँ कि रहता है और उसे पेंशन नहीं मिली है, तो ईद का दिन कैसे गुजारेगा? आज किसी ने मुझे, एक अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी ने मैसेज किया, दोपहर को सब्जी खरीदने के पैसे नहीं हैं, दाल खरीदने के पैसे नहीं हैं। जाहिर है लोग इसी से गुजर रहे हैं, तो कितनी हमें फिक्र है, उनको किसने रोका? बाकी वो नवाज शरीफ का, इसलिए ये आपको हमेशा मैंने अर्ज़ किया, ये जो इक़्तिदार के भूखे होते हैं ना, ये ज़हनी मरीज़ होते हैं, वो ख़ानदानों की कशमकश है। शहबाज शरीफ देखना, मरवान जो था वो जनाब अमीर माविया की औलाद में से तो नहीं था, वो तो उसको कहा जाता था कि उनका दानिश्वर, यानी सादा अल्फाज में कह रहे हैं। तो वो अपना जब इक़्तिदार उसके ख़ानदान में मुंतकिल हो गया तो फिर तो दूसरे ख़ानदान में नहीं गया, जब तक बनो उमैया की हुकूमत रही। वो इक़्तिदार मुंतकिल हो गया शहबाज शरीफ के ख़ानदान में, और वो नवाज शरीफ की जड़ें काट रहे हैं।